क्लास 10 का जो है ना फार्मूला है, यूक्लिड विभाजन बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये जहाँ पर हो गया कि भाज्य बराबर हो गया भाजक गुने भाग पर प्लस शेष होता ही है। तो जब हम एचसीएफ का यूज करते हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाता है कि यूक्लिड विभाजन या एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर जो है ना यही फार्मूला का यूज करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। अब उसके बाद में करा एचसीएफ बराबर होता है या मौसा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुने बी बाटा में होता है एलसीएम, जो लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए ये फार्मूला का हम यूज करेंगे। उसके बाद हम कराए कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुने बी बटा में एचसीएफ मौसा हो गया, महत्तम समापवर्तक होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर जो है ना एलसीएम निकालना होगा तो हम ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर जो है ना करा कि एक परिमेय संख्या p बटे q के रूप में हो जहाँ q का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो, उसे शांत दशमलव होगा। अगर इस रूप में अगर आएगा तो हम कहेंगे दशमलव प्रसार क्या है, शांत है दोस्तों। उसके बाद में इसमें अगर कहिएगा कि एक और या तो दो का पावर m रहे, 5 का पावर नहीं रहे, 5 की संख्या नहीं रहे, तभी यह दशमलव प्रसार शांत ही होगा। या तो 2 नहीं रहे, 5 का पावर n रहे, चाहे जो भी रहे 5 हो, तो इसका भी क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना दशमलव प्रसार शांत ही होगा। अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं हो, वह अशांत होगा या यहाँ पर अशांत हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, यहाँ रफ के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं, जैसे 2 गुने 2 के पावर 2 हो गया, उसके बाद में 3 के पावर हो जाएगा, एक ही रहे चाहे 3 रहे, तो यह अशांत हो जाएगा। कैसा होगा, अशांत होगा। क्यों अशांत होगा, क्योंकि 2 गुने हमको चाहिए पावर कौन, 2 गुने 5 के ही रूप में चाहिए। अगर इस रूप में नहीं होगा तो अशांत हो जाएगा, अगर होगा तो शांत कहिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में कह रहा है कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है, तो इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। यही व्यापक रूप होता है, यही होता है। अगर इस रूप में होगा तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है, अगर इस रूप में नहीं है तो हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर होता है फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस इंटू में हो गया अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस हो गया अल्फा गुने बीटा होता है। यह फार्मूला हो गया कि द्विघात बहुपद मुझे निकालना होगा, तो यहाँ पर इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। फिर उसके बाद में करा कि शून्यांकों का योग, जिसे जांच करना पड़ता है मुझे। कभी कल कहा जाता है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग निकालिए, तो वहाँ पर हम फार्मूला का यूज करेंगे कि माइनस बी बटे ए होता है। ये शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर हम जांच कर लेंगे, शून्यांक जो निकालेंगे गुणनखंड से उसे। शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो गया सी बटे ए होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर सी बाटा में ए हो गया यहाँ पर। उसी तरह से शून्यांकों का योग था माइनस बी हो जाता है, बाटा में होता है, यह फार्मूला है। उसके बाद में करा है द्विघात बहुपद या समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो यह जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होता है। एक में होता है शुद्ध द्विघात समीकरण होता है, और दूसरा का हो गया कि मिश्रित द्विघात समीकरण। एक में हो गया शुद्ध और 2 में हो गया मिश्रित होता है, यह मिश्रित होता ही है, यही है। यहाँ पर अभी बताए हैं कि अल्फा शून्यांकों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए हो गया। उसके बाद हमको क्या है कि इसमें सबसे पहले ये फार्मूला को यूज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है इंटू में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस या 2 अल्फा गुने बीटा होता है। यह फार्मूला भी लगा जाता है। माइनस हो गया माइनस ए माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4a बीटा होगा, अल्फा प्लस अल्फा गुने बीटा होगा। तो उसके बाद में ये वाला भी फार्मूला का यूज़ किया जाता है, यह भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद में इसमें भी फार्मूला का यूज यहाँ पर दिया गया है कि एक अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा क्यू माइनस हो गया 3 अल्फा बीटा इंटू हो गया अल्फा प्लस बीटा को इंटू। उसके बाद में यह भी फार्मूला को याद अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि रैखिक समीकरण a1 x प्लस b1 y बराबर c1 हो जाएगा, और a2 x प्लस b2 y बराबर हो गया c2 को निरूपित करने वाली रेखाएं हो गया। तो यहाँ पर हो गया कि अगर a1 बटे a2
उसके बाद में बराबर क्रॉसिंग कि यह बराबर नहीं होगा V1/V2 के। अगर बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यह जो है ना, यह हल क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। जब यह ग्राफ पर खींचेंगे तो बनाएंगे तो यह प्रतिच्छेदी हो जाएगा। हल पूछा जाएगा तो कौन हल हो जाएगा, अद्वितीय हल। कैसा हल होगा, अद्वितीय। संगत भी होगा, अद्वितीय हल होगा और संगत। ग्राफ पूछा जाएगा कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ऐसे प्रतिच्छेद करेगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर यह प्रतिच्छेद होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। उसके बाद में हो गया कि यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो गया C1/C2। अगर सभी बराबर है एक दूसरे को तो इसको जो है ना, ये इसका जो है ना हल हो जाएगा, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे। क्या हल होंगे, अनेक। ग्राफ हो जाएगा संपाती होगा, संपाती होगा। ग्राफ कैसा होगा, संपाती। इसको भी हम संगत कहेंगे। संपाती का मतलब हो गया कि ग्राफ जब बनाएंगे तो एक लाइन होगा सीधे, जितने भी इसका शून्य निकालेंगे मान उसका, तो सभी जो है ना एक ही लाइनिंग पर सभी कट जाएगा, सभी बिंदु एक ही लाइन पर आएंगे। उसके बाद में करा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा इसका हल हो जाएगा, कोई हल ही नहीं होगा। कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसको कोई हल नहीं होगा तो इसको बोलते हैं असंगत। क्या हम बोलेंगे, असंगत। ग्राफ जब पूछा जाएगा तो यह ग्राफ हो जाएगा समांतर। समांतर का मतलब होता है कि एक दूसरे के समांतर से गुजरेगा, समांतर। यही हो गया, एक दूसरे के समांतर से गुजरेगा, तो यही हो गया। कह रहा है कि घन जो है ना, यहाँ पर आकृति भी दिया हुआ है, आयतन भी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठोस हो गया। जैसे यहाँ पर हो गया कि घन हो गया। घन को कब बोलते हैं, यहाँ पर हो गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है 6a² होता है, माने कि 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अगर पूछा जाएगा कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो इसका होता है a³ माने भुजा क्यू हो गया। क्या हो गया दोस्तों, तो भुजा क्यू हो गया। उसके बाद में क्या कि घनाभ का पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × हो गया लंबाई गुने चौड़ाई प्लस हो गया चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस हो गया ऊंचाई गुने लंबाई होता है। अगर आयतन पूछा जाएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। उसके बाद में अब हो गया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh होता है। दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है। उसके बाद बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो इसका हम जो है ना इसको कॉमन भी ले सकते हैं। इसका कॉमन हम लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2πRh है प्लस में 2πr² हो गया। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2π और उसके बाद में r कॉमन हम लेंगे, इधर बचेगा h प्लस हो जाएगा कितना, r हो जाएगा। फिर उसके बाद में हो गया बेलन का आयतन बराबर होता है πr² होता है। बेलन का आयतन हो गया πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। फिर उसके बाद में कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πrl होता है। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl प्लस हो गया πr² होता है। इसको भी कॉमन ले सकते हैं। इसका शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr² होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला सब है। उसके बाद में क्या, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है और इसका आयतन होता है गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ होता है। उसके बाद में अर्धगोले जो है ना उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है, 3πr² होता है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे UKN क्लासेस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।